धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं, जिसमें हम बात देश दुनिया के साथ साथ करते हैं गाजा से जुड़ी हुई खबरों की, और उन खबरों की जिन्हें भोंपू मीडिया आपकी नजरों के सामने से गायब करता है। बताना तो बहुत बड़ी बात है, और इन सब पर तबसरा करते हैं हमारे साथ कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मिस्टर अकरम। खबरों की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हम लोग लंबा लंबा रिकॉर्ड करने लगे हैं। मुझे लगता है क्योंकि अभी का जो दिमाग इस तरह से परिवर्तन हो गया है, जहां वो शॉर्ट्स या ये 30 सेकंड 45 सेकंड वाला तमाशा देखते हैं, खबरों में भी अधिक से अधिक 10-15 मिनट के बाद से ऊब से जाते हैं। वहां 30 मिनट 25 मिनट हो तो हमारे साथी जो है, हालांकि शायद हमारा वाला देखते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग इसमें रुचि लेते हैं। जी, लेकिन मैं वॉच टाइम जब चेक करता हूं जाके, अपने ये बच्चे हमारे चेक करके बताते हैं, वॉच टाइम अच्छा खासा रहता है, लोग सुनते हैं खूब। ऐसा नहीं है सर? नहीं तो अच्छी बात है, ये बढ़िया बात है। मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। और जी। मेरा जहां तक अपना खुद का चैनल है, वह तो ऐसे भी सेमी ब्लॉक्ड है, इसलिए मुझे हम्म। पता नहीं चलता कि देखने वालों ने कितना देर तक देखा। जी, चलिए, खैर धीरे धीरे वो आ जाएगा, क्या करें, क्योंकि आपने यूक्रेन पे इतना किया है तो लगातार यूट्यूब ने आपके चैनल को कई बार सस्पेंड कर दिया है। खैर उन सब चीजों से आप निकल जाएं और आगे बढ़ें, हमारी शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। लद्दाख का मामला जैसे ही उठा और जैसे ही डिमांड होने लगी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, गोरखा जाकर अमेरिका में चाइना में भर्ती हो रहे हैं, उस मामले को दबाने के लिए लगता है सरकार आपसपा की बात ले आई है, और मीडिया आपसपा की बात कर रहा है, लद्दाख की बात नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है? जी हाँ, लद्दाख की बात तो जरूर करनी चाहिए। मीडिया ने जिस ढंग से वो उसको दबा दिया है, वहां पे इन्वायरमेंटलिस्ट ने 20-21 दिन की अनशन रखी, उसका भी कोई भी मतलब मीडिया में कहीं भी देख लें, एनडीटीवी तक तो खैर वह तो बर्बाद हो ही चुका, वहां भी देखने को नहीं मिलता है। दूसरे इनके प्रतिनिधि आए थे, होम मिनिस्टर भी नहीं मिले। होम मिनिस्ट्री अफेयर्स में आके इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया, जिसमें 4 मांग थी, जिसमें पूर्ण राज्य का एक मांग था, और एक आर्टिकल है अपने संविधान में, 6 शेड्यूल कहते हैं, उसमें लाने के बाद, जैसे आसाम को है, मेघालय को है, ताकि बाहर के लोग आकर वहां के वातावरण को खराब ना करें, वहां की जो एक अपनी मिनी संप्रभुता बनती है उसको बरकरार रखे। इस पर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिए, कोई भी चर्चा नहीं ले आए। उन्होंने कहा कि ठीक, आप अपना सर्विस कमीशन कर सकते हैं, उतने तक आपको दी जाएगी, 1 से बढ़ा के 2 एमपी कर देंगे, लेकिन उसका भी जिक्र नहीं हो रहा है। तो यह तो खुलेआम रूप से दबाने की बात है, और चुनाव के माहौल में जहां है, केवल वही दिखाया जा रहा है जो आज के मंत्रीगण बोलते हैं, जो भाजपा आरएसएस की बात को बढ़ाता है। जी, ये लोगों की बातों को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, या चुनाव के दौर में अगर इस तरीके का विरोध सामने आ रहा है, तो सरकार की माथे पर शिकन क्यों नहीं आती? आज के जमाने में ऐसा लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये जिस तरह से हमारा प्रतिरोध, जनता का प्रतिरोध, और खासकर जनता के जो वास्तविक प्रतिनिधि हैं, जो मजदूर वर्ग, किसानों के हित में जो काम करते थे, वह भी दब से गए हैं। जनता तो उठ रही है जहां तहां, उसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उनका वह एकदम आधार खत्म हो गया है। मीडिया तो तहस नहस हो ही चुका है, और बाकी सब तो हमें नजर आ ही रहा है। यही कारण है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ठीक है, चुनावी बॉन्ड को अगर मीडिया ने नहीं दिखाया तो क्या, अगर मीडिया नहीं दिखाएगा तो क्या ये मुद्दा जन जन तक नहीं जा सकता था? जब मीडिया नहीं था तब भी तमाम चीजें जन जन तक जाया करती थी नुक्कड़ सभाओं के जरिए, लेकिन अब जमीन पे खड़े होने में मुझे लगता है पसीने छूट जाते हैं नेताओं की, या वो नेता नहीं रहे हैं। अगली खबर हमारे पास केजरीवाल से जुड़ी हुई है। जर्मनी के बाद अमेरिका ने केजरीवाल की आवाज उठा दी है, और जिसके बाद विदेश मंत्रालय जर्मनी की तरह तप गया है। विदेश मंत्रालय ने तो वही बात बोली कि ये हमारी सार्वभौमिकता है, आप इसमें हस्तक्षेप ना करें। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री खुद जाके वहां पे इस बार ट्रंप की सरकार 4-5 साल पहले ये बोल के आए थे, क्या वह हस्तक्षेप नहीं था? जहां तक अमेरिकी सरकार की है, अमेरिकी सरकार खुद ही मानवाधिकार को उल्लंघन करती है, उसका एक हथियार है। लेकिन जो उसने सवाल किए हैं, हम भारतीयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पहला जी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के साथ पहले भी उसके मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिया, झारखंड के उसको गिरफ्तार कर लिया, जितने विपक्षी नेता हैं उनकी आवाज को अब दबा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का जो भी बैंक में अकाउंट था, आप उसको फ्रीज कर दिया। तो यह
बराबर की चुनावी अधिकार में शामिल होने का अधिकार कहाँ गया? यह फ्री एंड फेयर जहां तक की बात है और लीगल प्रोसेस है, टाइमली प्रोसेस है, वो कहाँ गया? और इस पर हम ध्यान रखे हुए इसका हम सवाल उठाएंगे और यह जर्मनी से हो कि अमेरिका और अन्य देशों में भी सवाल उठेगा। और हमारे भारतीय मूल के लोग जो हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं वहां रैली करते हैं, क्या उनके दिमाग में नहीं आ रहा है कि भाई हम भी इसके पक्ष में आवाज उठाएं कि हमारे भारतीयों को क्यों दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को जो विपक्ष उठा रहा है उसको क्यों खत्म किया गया जा रहा है? यह महत्वपूर्ण मुद्दा हमें भी समझना होगा। जी, लेकिन वो तो सिर्फ इसी काम के रह गए हैं ना, विदेशों में जाके मोदी 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 करने के लिए। वो तो पैसे से भी जाते हैं, जब वो करने के पहले यहाँ से जहाजों में भर के ले जाते हैं, खासकर गुजराती मूल के लोग वहां से जाते हैं और वही उसका करते हैं, वही पैसा करते हैं, वहां भी लोगों को लाते हैं। या जो हमारे लोग, हमारे भी जान पहचान के जो अमेरिका में जाके बस गए, वहां कहते हैं कि कृष्णकांत इसमें खराब बात क्या है? यदि वो लोग पैसा लाते हैं, एक भारत को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं चूंकि हिंदुओं का देश है, और भारत के कुछ पूंजीपति यदि जीडीपी को बढ़ा रहे हैं भले उनके जेब में, तो उसमें खराब बात क्या है? अब ऐसी स्थिति हो गई है कि जनता को जो लूटने वाली बात हो रही है वह उनको अच्छी बातें लग रही हैं। जी, चलिए, खैर अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है पाकिस्तान से। यहाँ पर जजों ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। आईएसआई पर सीधा हस्तक्षेप करने का दबाव बनाने का आरोप लगा दिया और ये तक पूछ लिया है कि अगर ऐसा हो तो उनके पास तो कोई ऐसा अधिकारी नहीं है कि वो कहाँ शिकायत करे। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। इसके पहले इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने कहा था कि धांधली हुई है। अब ये 5 जजों ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने वहां पे संयुक्त बयान करके, हालांकि 2 दिन पहले ही आया था लेकिन मीडिया में अभी आया है, और उन्होंने कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। इन्होंने कहा है कि इनके एक जज के ब्रदर इन लॉ को आईएसआई ने पकड़ के ले गया था, धमकी दी, उसको मारपीट किया। इनको भी सीधे सीधे धमकियां दी गई है। इनके कोर्ट में छुपा हुआ कैमरा पाया गया है, यानी हर तरह से। और इन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान को जो गिरफ्तारी दी की गई है, नहीं छूट दिया गया, इस पे दबाव डाल के किया गया, यानी पूरी तरह से तथाकथित प्रजातांत्रिक चेहरा है वह नेस्तनाबूद हो चुका है। खैर, आगे की कार्रवाई यह है कि वहां के सुप्रीम कोर्ट ने वहां के पूरे 15 जजों की बेंच बुलाई है और वो आज ही शायद उनकी बैठक होने वाली, जल्दी वर्डिक्ट आएगी कि ऐसी हालत में क्या करें। और जहां तक वहां के कोर्ट की बात है, बांग्लादेश से पीछे होने के बावजूद भारत के कोर्ट से अभी भी काफी स्वतंत्र हैं, उनमें लड़ने की क्षमता है। दबने के बाद भी पूरे आईएसआई के द्वारा धमकी देने के बाद हो सकता है उस तरह की हत्याएं अभी तक नहीं हो रही है, वह भी संभव है क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलिट्री और अमेरिकन रूल है वहां पे। तो देखिए क्या होता है, जनता जब तक नहीं खड़ी होगी। यहां भी तो 4 वो आए थे, जज आए थे पहले, और उन्हीं जजों ने जनता के खिलाफ में सारी वर्डिक्ट दी। तो जब तक जनता नहीं खड़ी होगी, जनता के प्रतिनिधि जनता के साथ नहीं आएंगे, इनका जरूर महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जनता का विरोध। जी, विद्रोह। जनता का विद्रोह, बिल्कुल सही आपने शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन जनता जब ये कह रही हो अरे साहब ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, देखो इन्होंने क्या करके रख दिया है। 2017 में जो कत्लेआम हुआ था म्यांमार में, उससे पहले वहां की सेना ने वहां के रोहिंग्याज के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाया था। यूएन ने एक रिपोर्ट जारी की है इस बारे में अब। जी हाँ, यूएनओ इसकी खोजबीन कर रहा था, जांच कर रहा था, और फेसबुक में उसने पाया है कि म्यांमार की मिलिट्री वहां पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरह से हर जगह इन रोहिंग्या के खिलाफ एक घृणा का वातावरण तैयार कर रहा था। दुर्भाग्यवश वहां की जो इनडायरेक्ट राष्ट्रपति थी सू की, जो कि नोबेल प्राइज पीस विनर भी हैं, नोबेल पीस प्राइज विनर भी हैं, वो भी इसमें शामिल होगी। हालांकि उनको मक्खी की तरह इस्तेमाल करने के बाद से वहां की मिलिट्री ने उठा के बाहर फेंक दिया, बाहर के जेल में डाला हुआ है। और यह साफ दिखता है कि किस तरह से रूलिंग क्लास, चाहे वो मिलिट्री के रूप में हो, पक्ष में जो सत्ताधारी हो, नियो नाजीज हो, नियो फासिस्ट हो, जिस तरह की हो, वह विपक्ष को किस तरह बर्बाद करता है और पूरे जनता की एकता को तोड़ने के लिए अल्पसंख्यक के खिलाफ किस तरह का काम करता है। वैसे ही जैसे जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ किया गया था और यूक्रेन में रशियन के खिलाफ किया गया था, वहां पे यही म्यांमार में किया गया, भारत में तो नजर आ ही रहा है। जी,
बिल्कुल आपने सही और तमाम सटीक एग्जाम्पल दिए हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो आ रही है अमेरिका के फ्लोरिडा से। यहाँ पर अब 14 साल के बच्चे सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नर ने बाकी राज्यों की तरह यहाँ पर भी एक नया कानून बना दिया है। सवाल पैदा होता है कि क्यों नहीं कर पाएंगे। या तो कानून बना दिया, ठीक 1 जनवरी 2025 नहीं होगा, यह स्वागत योग्य है। कानून बनाने का कारण यह है कि वहां पे जो गन कल्चर है, जिसकी हम चर्चा कई बार कर चुके हैं, खासकर युवकों में, वह सोशल मीडिया ही से आता है। फेसबुक हो, ट्विटर हो, फालतू फालतू के गंदे हैं, जो कि ना ही उनका दिमाग भ्रष्ट करते हैं बल्कि उनमें वायलेंस पैदा करते हैं। और इसलिए वहां की सरकार धीमे धीमे देख रही है। 1-2 जगह भी बंद हो चुका वहां पे, फ्लोरिडा के अलावा कहीं और भी, कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया और कैंसस। कैंसस, जी हाँ, वहां भी है। इन दोनों जगहों बंद हो चुका है। तो ये सरकार अभी पूरे अमेरिका में वो नहीं कर रही है, कुछ लोग कर रही है। लेकिन मुख्य मुद्दा है कि क्या ये बंद कर देने से, क्योंकि आप सोशल मीडिया में जाते हैं, फेसबुक में जाते हैं, आप अपना यदि अकाउंट खोलते हैं तो आपको केवल यह कहना था पहले कि आप 18 साल या 14 साल से बड़े। आप अभी भी कह दीजिए, डेट ऑफ बर्थ को बदल दीजिए। कौन सा वहां पुलिस आकर आपको वेरीफाई कर रहा है? हो सकता है 1000 में 2-4 ऐसे मिल जाए जिनका वेरीफाई हो, उनके कैंसिल कर दिए जाएंगे, अधिक से अधिक यही होगा। जब तक वहां के समाज में रैडिकल रिवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं होगा, तब तक ये सारी चीजें ऊपर का दिखावा मात्र है और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल आपने सही बात कही है। कुछ लोग तो अपने मदर फादर के नाम की डेट ऑफ बर्थ डाल के बना लिया, क्या बिगाड़ लोगे, पता चला उम्र आ रही है 30 साल 40 साल और बच्चा चला रहा है, और जो गंद भरा पड़ा है उसकी आप तुलना नहीं कर सकते। आप यूक्रेन पे वीडियो बनाते हैं सर, आपका डिलीट हो जाता है। पूरा यूट्यूब और फेसबुक देखिए किस तरह की गंदगी भरी पड़ी है, और छोटे छोटे बच्चों के सामने आसानी से परोसी जा रही है। देखा होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल देखा है, बहुत ही घटिया है। सो कॉल्ड चाइल्ड्स लॉक एंड ऑल दैट, सब बकवास है, कोई भी तोड़ सकता है। बल्कि आज के बच्चे 14-15 साल के भी माँ बाप से अधिक जानते हैं कि कहाँ यूट्यूब बनाएं, कैसे क्या करें, क्या नियम है, कैसे बाईपास करें। टिकटॉक का भी इस्तेमाल भारत में वो सब कर रहे हैं, क्या कीजिएगा। चलिए जी अब तुर्की की बात कर लेते हैं। रजब तैयब अर्दोगान भले ही राष्ट्रपति बन गए हो, लेकिन चिंता उनको मेयर चुनाव की हो रही है। सवाल उठ रहा है कि भैया ऐसा क्या हो गया मेयर चुनाव में। केवल इस्तांबुल का ही ले ले, जहां अभी उनके मेयर नहीं है। 1.6 करोड़ की आबादी है। पूरे टर्की की है वह तकरीबन 16 करोड़ है। नहीं, माफ कीजिएगा, 16 नहीं, 8.5 करोड़ है, जिसमें 1.5 करोड़ ही हो गया। वहां की राजधानी अंकारा और बाकी सबको ले ले तो अच्छी खासी संख्या में है। इस्तांबुल भारत का बॉम्बे है, यानी वहां का जियोग्राफिकल कैपिटल ना होने के बावजूद वहां का आर्थिक रूप से वह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। जी हालांकि कहने के लिए ये जो रोना रो रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा जन्म स्थल स्थल है, एर्दोगन कह रहे हैं, यहीं से मैंने अपनी राजनीति शुरुआत की थी 1970 के दशक से, यहीं से मैं मेयर बना था, फिर वहाँ के देश का प्रधानमंत्री, अब राष्ट्रपति बना हूँ। इसलिए मुझे बड़ा प्यार है, प्यार पर कुछ नहीं है। वहाँ के पैसे और वहाँ की जनसंख्या जहाँ तक है, जो वोट देने लायक है, उस पर उनकी नजर है। हालांकि पिछले चुनाव में संभवतः उन्होंने कहा था कि यह मेरा अंतिम चुनाव होगा राष्ट्रपति के लिए, लेकिन उनकी बात पर उसी उतना ही भरोसा कर सकते हैं जैसे नीतीश कुमार पर करते हैं। पिछले बार भी उन्होंने कहा था कि यह मेरा अंतिम चुनाव होगा, और 9 बार दल बदल करके मुख्यमंत्री बने हुए। जी बिल्कुल आपने सही कहा। तेजस्वी के वक्त में कहा था अब हम तो चल पड़े हैं, हम हमें तो क्या है, हम तो इन पीढ़ियों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिर कोई मानधर्म नहीं बचा। खैर अगली खबर का रुख करते हैं, जो हमारे पास आ रही है एलन मस्क से जुड़ी हुई। वो चीन से मिल रहा है और अमेरिका की चिंताएं बढ़ा रहा है। सब चल क्या रहा है सर। जी हाँ, चीन ने इनको अपने कार का, टेस्ला वगैरह जो व्हीकल बनाते हैं, कार बनाने के लिए इन्हें पिछले ही साल दिया था। और 9,000 से 900,000 यानी 9 लाख से अधिक इनकी बिक चुकी हैं। काफ़ी इजाफा हुआ पिछले साल से इस साल के तुलना पर। और चीन ने वैसे कानून, चीन में कानून इतने आसानी से नहीं बदले जाते हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल पर जो रोक था, यानी ये जितनी गंदगी फैलाए, इनको छूट दे दी गई। चीन का यह कानून था कि बाहर का कोई यदि कंपनी आता है तो अंदर के किसी के साथ मिलकर करना होगा, यानी पार्टनरशिप होगा, यानी हमारा भी अधिकार रहेगा। एलोन मस्क के लिए इन्होंने माफ कर दिया। मतलब अजीबोगरीब स्थिति कर दी है। लोन लेने पर जो भी था, जितने भी कंडीशंस थे, सब गायब कर दिया। बड़े सस्ते दर पर अपने यहाँ लोन लिया, और जहां तक लेबर लॉ की बात है उसको भी ध्वस्त किया। उन बेवकूफ़ों को समझना चाहिए कि यदि चीन कम्युनिस्ट कंट्री है तो ये कैसे हो रही है। और इससे एलोन मस्क का जो बढ़ रहा है, उनका पूंजी जो बढ़ रहा है,
और केवल यूरोप में ही नहीं, अमेरिका नहीं, बल्कि चीन में ही बढ़ रहा है। और चीन के साथ तथाकथित रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति पहले वाले भी जितना भी लाल आंख दिखाते, उसका धज्जी उड़ रहा है, उसके कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। तो जी, इसलिए इसलिए उनको परेशानी हो रही है। इलॉन मस्क के जो प्रतिद्वंदी है वो तड़प रहे हैं, कूद रहे हैं कि भैया ये तुम क्या कर रहे हो। जी यही परेशानी हो रही है, या अमेरिका को ये लग रहा है कि एलोन मस्क के जरिए चाइना जो है अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने यहाँ खींचने की कोशिश कर रहा है? वह भी है। इलॉन मस्क पे इनको थोड़ा भरोसा कम है, क्योंकि इनका रिलेशन रशिया के साथ भी वो कुछ हद तक प्रो पुतिन भी है। प्रो ट्रंप तो है ही है, प्रो पुतिन भी है, बाइडेन के बहुत जबरदस्त खिलाफ है। और हम्म। इसलिए जो यह इंटरनल मतलब अंतर्राष्ट्रीयकरण जो हो रहा है पूंजी का, वो तो पहले ही से हो चुका है। लेकिन जिस ढंग से अमेरिका चीन और अमेरिका रशिया के साथ भी हो रहा है, वहां का जो दूसरा पूंजीपति वर्ग है उसको बेचैनी बढ़ रहा है। मुख्य चीज यह है। जी चलिए, अब गाजा से जुड़ी हुई खबरों का रुख करते हैं और पहला जो अपडेट है वो अमेरिका से ही आ रहा है। गाजा के हक में अमेरिका की मानवाधिकार कार्यकर्ता ने इस्तीफा दे दिया। सवाल ये क्यों? जी हाँ, एलन शेलिन करके हैं, उन्होंने दे दिया है। ये मिडिल ईस्ट की एक्सपर्ट और एनालिस्ट भी माने जाते हैं, और इन्होंने काफ़ी वो किया था। लेकिन यह नहीं, इसके पहले भी काफ़ी लोगों ने, जो अमेरिकन स्टेट का अफेयर्स देखता है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ, जो इंटरनल है, उसमें हालांकि भारी संख्या में ना होने के बावजूद महत्वपूर्ण लोगों ने इस्तीफा दिया, यह कह के कि अमेरिका इजराइल के जियोनिस्ट कार्यक्रम जो है जिसमें जनसंहार भी है। और अब तो हद इसलिए हो गई, वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन को भी इसराइल बिल्कुल रद्दी के टोकरी में फेंक चुका है। और कितने कहने के बावजूद भी आक्रमण जारी है। ना मानवाधिकार के जितने सामान आ रहे हैं उनको आने दे रहा है, और ना कुछ आगे बात बढ़नी जा रही है। और वेस्ट बैंक में भी वह फिलिस्तीनियों को हटाकर अपने लोगों को बसा जा रहा है, जो बाहर से आ रहे हैं, केवल जी, इजराइल की नहीं, जो बाहर से लाकर रहे हैं। इसलिए ये लोग इस्तीफा दे रहे हैं। इसका असर जहां तक है केवल अमेरिका ही नहीं, पूरे विश्व भर में पूरी अच्छी तरह से पड़ रहा है। जी ठीक है, खूब असर पड़ रहा होगा पूरी दुनिया में, लेकिन लगता है इसराइल उस सब से बेखबर है या उस सब की परवाह नहीं कर रहा है। वहां का मीडिया खबरें छाप रहा है कि रमजान के बाद यानी ईद के बाद राफा पर हमला किया जाएगा। 6 हफ्ते की कोई रणनीति तैयार की गई है। जी हाँ, रणनीति तैयार है। उस रणनीति में यह भी कहा गया, जहां तक सोशल मीडिया है, कंफर्म नहीं है, कि इस बीच में वहां पे जो 15 लाख लोग जो आए हुए हैं उनको हटाने की बात हुई है। नेतान्याहू से पूछा गया कि भैया इस तरह से कैसे हटा दोगे। उन्होंने कहा इनका कोई घर बार नहीं है, लोग ऐसे ही हैं, ये लोग टेंट उठा के आते हैं कहीं से, यहाँ बस गए हैं, हंगामा होगा फिर टेंट लेके वापस चल जाएंगे, यानी भेड़ बकरी है इनकी, कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। और दूसरी एक और स्टेटमेंट आया है नेतान्याहू से रिक्वेस्ट करते हुए, वहां के एक सांसद ने कहा है कि ये महीना रमजान जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें मुसलमान कमजोर होते हैं, लड़ाके कमजोर होते हैं, यही मौका है उनको नेस्तनाबूद करो। तो ये हम्म। जो भी मीडिया में आ रहा है, संभवतः एक हो सकता है यह हम्म। एक हवा बनाने की कोशिश, कि भाई तब तक तुम लोग आराम से लड़ो, कोई बात नहीं, ये हम्म। बीच में भी शुरू कर सकते हैं, कोई ठिकाना नहीं है इनका। जी देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में शुरू होता है या अमेरिका कुछ रोक पाता है। राफा जी पर हमला करने के लिए इसराइल ने चाइना से भी मदद मांग ली है, जिसके बाद तो चर्चा तेज हो ही जानी चाहिए सर। ये चाइना से इन्होंने सीधे आदेश दिया है कि 40,000 टेंट चाहिए। तो क्या हम्म। 40,000 टेंट नेतान्याहू इन शरणार्थियों को देंगे कि भाई टेंट लेके जाओ? बिल्कुल नहीं। हालांकि हम्म। मांगा है, उन्होंने खरीदने की बात की है, इसी हम्म। आधार पर कि जिस गाजा पट्टी में जहां भी उन्होंने कब्जा किया है वहां पर चाहिए, यानी अपने ही सैनिकों के लिए मांगा है, या खरीदने की बात की है। मुझे नहीं लगता है चीन देने वाला, इतनी बेशर्मी चीन नहीं दिखा सकता है, क्योंकि हम्म। उसका अभी ध्यान पूरे मिडिल ईस्ट पे है। गाजा पट्टी एक छोटा सा है, इसलिए टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली या इकोनॉमिकली भी कहें, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चाइना इसके पक्ष में नहीं आएगा। जी कोलंबिया ने अर्जेंटीना की बैंड क्यों बजा दी है? कोलंबिया अर्जेंटीना का सिचुएशन है कि अर्जेंटीना के जो अभी राष्ट्रपति चुने गए, हवाई या जो भी उनका नाम है, वह उटपटांग बोल रहा है, खासकर अभी में, जबकि कोलंबिया को उन्होंने कहा कि यदि इसराइल नहीं मानता है सिक्योरिटी काउंसिल की बात तो उनसे अपना राजनयिक संबंध तोड़ देंगे। इसके बाद से उन्होंने कहा देखो वो लोग आतंकी हैं, ये हैं, वो हैं, लेफ्टिस्ट है, कम्युनिस्ट है, लेफ्टिस्ट तो वो है। और इस पे परेशान होकर, तंग होकर, इसके पहले
अर्जेंटीना से जो राजनयिक वहां पे थे, कोलंबिया ने अपने वापस बुला लिए। अब यहाँ के लोगों को भगा दिया कि हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते, उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। और ऐसी चीजें बाकी वो लोग भी साउथ अमेरिका के कंट्रीज करने जा रहे हैं, कर रहे हैं कि अर्जेंटीना को एक तरह से परिया बना के कि वह गया गुजरा लड़ी जगह है, उससे कोई भी संबंध ना रखा जाए। संभवतः ब्राजील नेक्स्ट लाइन में होगा, देखने की बात है। जी, मतलब साइको टाइप के जो शासक किसी देश पे बैठ जाते हैं, वहां की जनता को सब कुछ झेलना पड़ता है असल में। जनता को देखिए, यह बात बहुत महत्वपूर्ण आपने कहा। भारत में देखिए 2014 के बाद से जो हुआ, यही 2014 के बाद से यहाँ यूक्रेन में हुआ, पूंजीवाद है। ये जो लोग हैं ये आम जनता के लिए नहीं है। हालांकि आम जनता को कुछ अधिक मतलब कि जरूरत से अधिक नहीं, आज के तुलना में पहले थोड़ा सा बेहतर सिचुएशन था, अब और खराब कर दिया गया है। अब ये सत्ताधारी आ जाते हैं, वही ब्यूरोक्रेसी है, वही पुलिस है, वही सीक्रेट एजेंसीज हैं, वही मिलिट्री है, वही जुडिशरी है, वही मीडिया है। अभी जो छुप छुप के करते थे खुलेआम रूप से उसके पास आ गए, और ऐसे निकम्मे और घटिया दर्जे के लोग आ जाते हैं सत्ता में, जैसे अभी अर्जेंटीना का राष्ट्रपति या जेलेंस्की आपके वहां का यूक्रेन का। तो स्थिति किस तरह से भयावह हो जाती है अमेरिका और इजराइल के साथ मिलने के बाद से, या यूरोपियन यूनियन में फ्रांस और जर्मनी के बाद से, वह खुलेआम हमारे सामने नजर आ रहा है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहत सामग्री सड़क के रास्ते से ही बेहतर ढंग से भेजी जा सकती है। स्पेन ने इसराइल से जो है सड़क के रास्ते खोलने की मांग की है। इजराइल ही से केवल स्पेन ही नहीं, स्पेन पूरा यूरोपियन यूनियन भी मांग कर रहा है। उन्होंने देख लिया है कि क्या तमाशा हो गया ऊपर से हवा से गिराने का, और नेवी यानी समुद्री मार्ग से अभी तक पहुंचा ही नहीं है। पहुंचा तो कहाँ गया, मुझे कोई इसका अंदाजा नहीं। एक हफ्ता पहले था कि पहुंच गया आटे साटे अमेरिका के उसमें शिप में साइप्रस से, लेकिन कहाँ गया पता नहीं। एकमात्र वही है, क्योंकि सैकड़ों ट्रक अभी भी वहां लगे पड़े हैं, गाजा पट्टी के तरफ से, वहां पे मिस्र के तरफ से, उस तरफ से, और वो नहीं जाने दे रहा है इजराइल। और वही एकमात्र रास्ता है। यूरोपियन यूनियन ने भी माना है, दूसरे मान रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस तो बोल ही रहा है। लेकिन यह निर्भर करता है जियोनिस्ट रिजीम के ऊपर कि उस पर किस तरह का दबाव हम बना सकते हैं, या किस तरह से उसे और हरा सकते हैं, या किस तरह से उसको मनवा सकते हैं, देखने की बात है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन लगता है दबाव तो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन के 130 सांसद भी बोल पड़े हैं कि हथियार देना बंद करो इसराइल को। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये स्टारमर जो लेबर पार्टी के चीफ थे, उन्होंने यहां तक कहा था कि जो भी युद्धबंदी की मांग करेगा उसको लेबर पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अब स्थिति बदल गया है। वहां की जारा है जो एमपी है वहां के लेबर पार्टी के, वह बड़ी सशक्त है, ताकतवर है, बोलने में डरती नहीं है। उन्होंने और कोबिन ने भी दोनों, कॉर्बिन ने मिलके, और इन सारे सांसदों ने लिख के दिया है कि भाई ये बहुत हो गया, हद हो गई। और इस तरह की बात वो अब तो मतलब आईसीजे तो छोड़ दे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात तक मानने से इनकार कर रहे हैं, कहीं से भी युद्धबंदी की बात नहीं कर रहे हैं। और अब रफा में भी आक्रमण की बात कर रहे हैं। और जो भी सामग्री मानवीय आधार पर जाना था, ह्यूमैनिटेरियन एड जाना था, नहीं जान दे रहे हैं। हम कब तक इसे बर्दाश्त करेंगे? इमीडिएटली बंद किया जाए वहां किसी तरह की मदद, आर्म सबमिशंस को तो बंद कर ही दे। जी, आयरलैंड आईसीजे जा रहा है सर। आयरलैंड की प्रशंसा करनी होगी। साउथ अफ्रीका के बाद से, या इधर देख ले तो कोलंबिया और जितने देश हैं, आयरलैंड बड़ा ही ताकतवर, बड़े ही तरीके से मतलब अपने भूत को यानी पास्ट को याद करके कि किस तरह से दशकों से अधिक तक लड़ा है इंग्लैंड के खिलाफ, किस तरफ से उनके लोग बुरी तरह से मारे गए, बर्बाद हुए, औरतों के साथ घटनाएं घटी, बच्चे तक मारे गए, और उसके बाद से उन्हें स्वतंत्रता मिली है। इसलिए उनका यह मानना कि फिलिस्तीन का एकमात्र एक ही सॉल्यूशन है कि फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य की दर्जा दी जाए, उनको स्वतंत्रता दी जाए, उनकी अपनी मिलिट्री हो, उनका अपना यूएनओ में स्थायी सदस्यता हो, स्थायी अस्थायी जो भी बनता है जैसे बाकी देश है। और इसलिए उनकी इस मांग की, उसकी पहल की हमें प्रशंसा करनी होगी। जी, इटली की प्रधानमंत्री लेबनान पहुंच गई हैं, और उस दौर में पहुंच गई हैं जब लग रहा है कि बॉर्डर पर इसराइल और लेबनान के बीच जंग शुरू हो चुकी है। इटली में उनका अभी जो भी है G7 वगैरह का मीटिंग होने वाला है, तो वो सब जगह भाग दौड़ लो मचा रहे हैं, कनाडा वगैरह, और उनकी बड़ी बदनामी होने वाली है। तो G7 की तरफ से भी इसराइल को शायद मनाने की बात है, वहां करने की बात है, देखने की बात, लेबनान से मिलने की बात, कि भाई कम से कम हिजबुल्लाह को आक्रमण मत करने दो, हम लोग शांति की प्रक्रिया में है, एक न एक दिन अच्छे दिन आएंगे। यही मसला है, और क्या है। जी, तो ये तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि 2014 में अच्छे दिन नहीं आए, 2019 में नहीं आए, 2024 के बाद एक न एक दिन अच्छे दिन जरूर आएंगे।
2042 से 39 का इन्होंने अब वो लाइन दिया है, रेड लाइन है। उसके बाद देखेंगे, मैं तो नहीं रहूंगा, आप रहेंगे, बताइएगा जनता नहीं नहीं, को क्या खुदा आपको होगा। सलामत रखे, आप कैसी बात कर रहे हैं। अच्छे दिन जरूर आएंगे। वैसे अब नारा ये नहीं है अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार नहीं है नारा, अब की बार नारा बदल गया है। बहुत शुक्रिया। खैर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली और छोटी छोटी लाइनों में आज मुझे लगता है अपने वक्त का लिहाज रखते हुए बहुत सारी जानकारियां दी हैं। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मिस्टर अकरम।